नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आज से हम 8वां जो कह सकते हैं चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं, जिसको कल्याणवादी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम और साथ ही साथ नेट इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है और टीजीटी, पीजीटी में भी शायद पूछा जाता है, वो देख लीजिएगा आप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये पहली वीडियो होगी, इसमें हम इतिहास देखेंगे, अर्थ देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और साथ ही साथ उद्देश्य देखेंगे। उसके बाद जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उस पर हम विचार करेंगे, देखेंगे। काफ़ी अच्छी वीडियोस होंगे। सबसे पहले देखिए, आखिर ये जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है ये शुरू कहाँ से हुआ? पीगू से पूर्व आप जानते हैं प्रोफेसर पीगू और मार्शल दोनों कल्याणवादी अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है, बहुत ही ज़्यादा दिया है, ठीक है। इसीलिए हुआ क्या, कल्याणवादी अर्थशास्त्र को एक नई शाखा बना दिया गया अर्थशास्त्र का, ठीक है। पीगू से पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी आर्थिक कल्याण संबंधी विचार दिए थे। हाँ, तो ये बात है कि पीगू और मार्शल से पहले भी जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक नाम लीजिए, बहुत अच्छा नाम है, एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ हो गए, और भी हो गया, जैसे आपको मैंने बताया था, जेस मिल हो गए, और बहुत सारे हैं ऐसे। इन लोगों ने भी दिया था। लेकिन जब 1920 में एक पुस्तक आई, और बहुत अच्छी पुस्तक इकोनॉमिक्स में आई, बहुत बार पूछा जाता है, प्रोफेसर पीगू की पुस्तक थी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। यहीं से क्या हुआ, ये जब प्रकाशित हुई, इसके बाद कल्याणवादी जो अर्थशास्त्र था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को अध्ययन की एक विशेष शाखा के रूप में जाना जाने लगा और पढ़ा जाने लगा, ठीक है। ये कब की है? 1920 में आई थी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। किसकी थी? प्रोफेसर पीगू की थी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, पीगू ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना है, नॉर्मेटिव साइंस माना है। इसका आदर्श का मतलब क्या होता है भाई? आदर्श व्यक्ति आप किसको मानते हैं? उस व्यक्ति को मानते हैं जो दूसरे का कष्ट भी समझता है, दूसरे को राह भी दिखाता है, साथ ही साथ ये बोलता है कि भाई साहब, ये बहन जी, ये मत करिए, ये करिए, इसमें ज़्यादा फायदा है, इसमें कम फायदा है, और साथ ही साथ ये भी बताता है इससे दूसरों को कष्ट होगा, ये मत करिए, है ना, शराब मत पीजिए, या और भी चीज़ें हो गई। तो वो आदर्श है, आदर्शवादी विज्ञान। इनके कहने का मतलब है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र जो पॉजिटिव साइंस ही नहीं है, जैसा कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने बताया था, ठीक है, ये भाई आदर्श विज्ञान है। हाँ, ये बताएगा ना कि भैया ये करो, ये मत करो, इससे इसमें घाटा है, इसमें फ़ायदा है, इसमें आपके शरीर को नुकसान होगा, समाज को नुकसान होगा, ठीक है। ऐसा काम करो जिससे क्या हो, पूरे समाज को लाभ हो। इनके कहने का मतलब था। तो वही चीज़ है, प्रोफेसर पीगू ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में स्वीकारा और व्यावहारिक समस्याओं का हल भी निकाला इसी आदर्श विज्ञान की सहायता से। पीगू और मार्शल ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विषय में ये पूछे कि दो अर्थशास्त्रियों का नाम बताओ, तो भैया पीगू और मार्शल को बता दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो पीगू थे ये मार्शल के शिष्य ही थे, मेरे हिसाब से। आप देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने कई बार शायद पढ़ा है। उसके बाद देखिए अर्थ से आप समझते हैं कल्याणवादी अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। तो मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के लिए उचित मापदंडों की स्थापना तथा प्रयोग करने का प्रयत्न करती है। हाँ, उचित जो मापदंड है और जो उसके प्रयोग हैं उसको स्थापित करने का प्रयत्न करती है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र यह भी बताती है कि कोई चीज़ उचित है या अनुचित, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें बताती हैं हमें कल्याणवादी अर्थशास्त्र। अब हम परिभाषा देखते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उद्देश्य देखेंगे तो उससे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या है। परिभाषा देखते हैं। एक अर्थशास्त्री हुए सिटोव्स्की के अनुसार कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, थेरीज हैं, का वह भाग है जो मुख्यतः नीति से संबंधित होता है। यहाँ नीति का मतलब पॉलिसी मान सकते हैं, और साथ ही साथ एथिक्स से मान सकते हैं। एथिक्स, हमें एथिक्स ये बताता है ना भैया, ईमानदारी करनी चाहिए, है ना, ऐसे काम करो जिससे दूसरों का भला हो, है ना, खुश हो आदमी, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो वही कह रहा कि ये जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है ना, वो आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है, और वो जो भाग है वो मुख्यतः नीति यानी एथिक्स या पॉलिसी से संबंधित होता है। अब पॉलिसी क्यों गवर्नमेंट बनाती है? ताकि लोगों का भला हो। आप समझिए ना, भलाई से संबंधित, आदर्श का मतलब भलाई से है, ये समझ लीजिए। अब इसके उद्देश्य देखते हैं, कल्याणवादी अर्थशास्त्र के वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहला, कल्याणवादी अर्थशास्त्र का उद्देश्य भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है। हाँ भैया, जो अमीर आदमी है उनको भी सुख मिले, साथ ही साथ जो गरीब है भाई उनको भी तो सुख मिले, उनको भी तो जो सड़क है अच्छी बनवाई जाए ताकि उस पर चल सकें, है ना, पार्क बने,
लोगों को कमाई अच्छी हो, साथ ही साथ कपड़े अच्छे पहने, घर भी ठीक ठाक हो, है ना, ये चीज़ें हैं। तो इसमें वृद्धि करता है। पहला, कल्याणवादी अर्थशास्त्र यह भी बताता है कि कैसे कल्याण में कमी या फिर वृद्धि होनी है। ये भी बताता है कल्याण में कमी कैसे होनी है या वृद्धि कैसे होनी है, कैसे हो सकती है। तीसरा है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जो वैज्ञानिक कम होते हैं पर नीति यानी पॉलिसी या फिर एथिक्स से संबंधित ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें विज्ञान मत घुसेड़ो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसमें ऐसी चीज़ें लाओ जो पॉलिसी अच्छी हों, ठीक है, एथिक्स से रिलेटेड हों और लोगों का भला करें। साइंस मत घुसेड़ो वहाँ पर, ठीक है, यही कहने का मतलब है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र यह भी बताता है कि एक स्थान यानी वातावरण से दूसरे स्थान, मतलब वातावरण एक जगह से दूसरे जगह पर आने वाले व्यक्तियों की आर्थिक कल्याण में कमी आती है या यथास्थिर बना रहता है। इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पिताजी की जॉब या आपकी मम्मी की जॉब, आप लोग रहते हैं पटियाला में और लग गई लखनऊ में, वहाँ से आप यहाँ आ गए ना, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। आप कोई भी कितना भी कोशिश कर लीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा आपको। वो एटमॉस्फेयर जो होता है ना वहाँ मिलता था, वो यहाँ नहीं मिलेगा। क्या उससे आपको दिक्कत हुई है, क्या बदलाव हो रहा है, इन सब की स्टडी हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स में करते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ा पार्ट है ना, क्योंकि आप जानते हैं लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और जब लाखों लोग जाते हैं तो हज़ारों परिवार भी होते हैं, और जब हज़ारों परिवार होंगे तो एक परिवार में अगर 3-4 व्यक्ति भी होंगे तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे ना। तो इन सब का स्टडी हम इसलिए करते हैं कि आखिर क्या वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्तियों का। तो यही था इस वीडियो में। कल्याणवादी अर्थशास्त्र को हम शुरू कर चुके हैं। ये 8वां चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है जहाँ पर इकोनॉमिक्स होती है।